प्रसाद अपने दोस्तों को कब से कह रहे थे कि यार आज उस ट्रैक से नहीं जाऊंगा। पता ना क्या हुआ, कुछ दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ। उसके दोस्त कहते हैं, अरे अब सब तो कुछ तो ठीक हो गया है, अब कौन सी बात है, चल ना, सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो तेरे पास प्रोटेक्शन भी है, सब कुछ है, तो ऐसी कौन सी डरने वाली बात है। अरे अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हमें कम से कम 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, और इतनी सर्द रात में भाई हमारे पास तो चलने की हिम्मत नहीं है। और तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज हमने अपने आप को गर्म भी नहीं किया, यानी कि ड्रिंक भी नहीं की। अब प्रसाद उनको मना करता जा रहा था, लेकिन उसके दोस्त थे कि उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो होता है, प्रसाद जैसे जैसे वो बयां करता जा रहा था, उस गाड़ी में जितने लोग बैठे थे, जो कुछ समय पहले भूतों प्रेतों की बातों को लेकर कुछ गंभीर नहीं थे, हंसी मजाक कर रहे थे, अब मानो जैसे उस गाड़ी में पिन ड्रॉप साइलेंस था और सिर्फ एक जाने की बोलने की आवाज आ रही थी, वो थे प्रसाद। सभी उनकी शक्ल को गौर से देख रहे थे। वो सुहावना मंजर, वो बड़े बड़े पहाड़, वो बारिश जो कुछ समय पहले इनको काफ़ी सुहावनी लग रही थी, अब इन्हें उन सब चीज़ों से डर लग रहा था कि जितनी जल्दी हो हम प्लेन्स में आए, ये पहाड़ ख़त्म हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रेत आकर हमारी कार में हम सबको मारते हैं। क्योंकि वो किस्सा ही ऐसा था खौफनाक, जो सुना रहे थे उनको प्रसाद। कौन है ये प्रसाद, किसको किस्सा सुनाया जा रहा था, और अचानक से ट्रैक पर बात जो चल रही थी वो सीधा गाड़ी में कैसे आ गई, पहाड़ों में कैसे आ गई, ये हम जानेंगे इस किस्से के अगले पड़ाव में। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब अब कर दीजिएगा। कहते हैं ना कि वो अमिताभ बच्चन की एक वो ऐड है, देखा लापरवाही का नतीजा। मेरे एक भाई हैं, व्यूअर हैं मेरे, उन्होंने एक मुझे कल कमेंट मतलब डाला, शायद मैं होगा तो हाईलाइट भी कर दूंगा कि भाई मैं 4 महीने से रेगुलर आपका चैनल देख रहा हूँ और मैंने आज नोटिस किया कि अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो ये हाल है भाई, आप थोड़ा सा देखिए, वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, यानी कि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको आप जल्दी से टैप कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। होप आपने टैप कर दिया, अब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलेंगे। चलते हैं अब हम इस किस्से के पड़ाव की ओर, मेन पड़ाव की ओर, कि आखिर ये सारी बात कहाँ से शुरू हुई, कौन है प्रसाद, किसको ये कहानी या अपना किस्सा बता रहे हैं और किन लोगों को बता रहे हैं। प्रसाद बेसिकली एक कार ड्राइवर है। अब वो काफ़ी एक्सपीरियंस कार ड्राइवर है, और जिनके साथ यानी कि इनकी वार्तालाप होती है वो है किशन, जो कहते हैं कि जब हमें प्रसाद जी ने ये अपना किस्सा सुनाया, बस हम दुआ कर रहे थे कि जल्दी हम पहाड़ों से निकलें, क्योंकि जो पहाड़ कुछ समय पहले हमें बड़े अच्छे लग रहे थे, अब वो हमें खाने को दौड़ रहे थे। बात कहाँ से शुरू होती है, प्रसाद जैसा मैंने कहा कि इनके कार ड्राइवर हैं, और इनका अभी शादी को कुछ समय हुआ था, और इनके किशन के फ्रेंड के साथ जो भी उसकी भी शादी को कुछ समय हुआ था, तो इनका प्रोग्राम बना कि चलो ऐसा करते हैं, हम शिमला की ओर चलते हैं। और गाड़ी इनके पास एसयूवी 7 सीटर है, तो कहते हैं भाई गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, थकावट होगी, प्रसाद अंकल को हम साथ में ले जाते हैं। आपको बताएगा भाई टूरिस्ट प्लेस है, गाड़ी को पार्क करना ये वो काफ़ी झंझट होते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। अब प्रसाद जो हैं, प्रसाद अंकल हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, पहाड़ों में खासकर काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, और उनकी उम्र कुछ है 55 वर्ष के आसपास। अब ये जाते हुए एंजॉय करते हैं, दिन के समय में जा रहे होते हैं, तो बस कहीं घूमने फिरने की बातें हैं, भाई यहाँ पे जाएंगे, और कौन कौन सी शिमला में घूमने की लोकेशंस हैं, ये वो जो भी इन्होंने अपनी बातें की। वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, 2 दिन के आसपास का। अब इनकी वापसी होती है। वापसी का जो सफ़र था वो बेसिकली रात का सफ़र था, और ऊपर से बारिश वगैरह पड़नी शुरू होगी। जैसा मैंने कहा कि सबको, लेट से मुझे भी बहुत पसंद है रात के समय में ड्राइव करना, और मैं जब भी नीतीश भाई के पास जाता हूँ, उनका चंडीगढ़ में भी स्टूडियो है और कुल्लू, तो उनका मेन है, तो भाई मैं कहता हूँ मैं कुल्लू ही आऊँगा आपके पास, क्योंकि मुझे नाइट ड्राइव काफ़ी पसंद है और रात के समय में वापसी करता हूँ। तो रात के समय में ये भी वापसी कर रहे थे, और बड़ा अच्छा सिस्टम था, सीन बड़ा अच्छा था, बारिश पड़ रही थी, सुहावने पहाड़। अब बात करते करते बस इनमें आपस में, दोनों कपल आपस में बात होनी शुरू होगी कि भाई पहाड़ों में सुना है बड़े भूतिया जगह होती है, ऐसा है वैसा है।
कुछ मजाकिया तौर पे भी, अरे अरे वो देखो आदमी नजर आ रहा है सामने, वो आदमी थोड़ा है, वो तो कोई प्रेत है, अरे वो देखो औरत, वो तो चुड़ैल है, अरे वो बुढ़िया देखो कैसे खड़ी है, पक्की ये चुड़ैल लोग, इसके पैर देखो उल्टे हैं कि सीधे हैं। इस तरीके से हंसी मजाक में ये बातें कर रहे थे। प्रसाद अंकल इनकी बातें सुन रहे थे, हंस भी रहे थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में उनकी वो याद सिमटी हुई थी, तो शायद इन बातों से उजागर हो चुकी थी। और वो याद बेहद डरावनी याद। प्रसाद बेसिकली लखनऊ के एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, और काफ़ी समय से इनके घर, यानी कि इनके पिता के समय से ही इनकी ड्राइवरी कर रहे हैं गाड़ी की। तो कह सकते हैं कि मोर और लेस इतने समय में कोई अच्छा इंसान हो तो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। ये जो थे किशन हैं, जो ये जो किशन हैं, ये तो प्रसाद जी को चाचा ही कहते थे। तो ऐसे ऐसे ही बातें करती हैं। तो अब किशन पूछता है, अरे चाचा जी आप भैया बताओ, आप तो गांव में पले बड़े हो, तो मैंने सुना कि ये पहाड़ों में और गांव में ऐसी बातें बहुत होती हैं। अब प्रसाद हंस के कहते हैं कि बेटा ठीक सुना है आपने, ऐसा ही होता है। तो ये कहते हैं कि अच्छा, हमने सबने बातें कर ली, छोटी छोटी बातें कर ली, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, आपके साथ भी कुछ हुआ है। अब प्रसाद बात को सुनते हैं और हंसते हैं, और वो हल्के से अपना दाहिना हाथ ऊपर करते हैं और एक काले रंग का धागा बंधा होता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये निशानी है इस बात की कि जो मेरे साथ हुआ है बड़ा खौफनाक हुआ है। अब बात शुरू होती है कि प्रसाद चाचा कितना टाइम लगेगा जाने में? तो कहता है अभी तो सफ़र को शुरू हुए कुछ 1.5-2 घंटे ही हुए हैं। बेसिकली ये करनाल से बिलोंग करते थे, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा सफ़र था। सफ़र लंबा है, किस्सा भी लंबा है, प्रसाद अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं। तो किशन कहते हैं कि फिर प्रसाद चाचा हो जाइए शुरू, रेडियो कीजिए बंद, गाने कीजिए बंद, अब हम सुनेंगे आपका किस्सा। हाँ ये बताओ सच में हुआ है कि बस ऐसे ही है? तो प्रसाद अंकल कहते हैं, प्रसाद चाचा कहते हैं कि बेटा वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो हुआ है आप यूँ समझो कि अगर वो ना होता तो मैं अभी आज भी गांव में कुछ काम कर रहा होता, यहाँ पर ना होता। मेरे शहर में आने का मेन मकसद यही था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जिसकी वजह से मैं उस गांव से इतनी दूर आया। अब शुरू होता है किस्सा। प्रसाद कहते हैं कि ये कुछ छोटे थे, मतलब 10-12 वर्ष के आसपास ही थे, तो इन्होंने अपने पिता के साथ हाथ बटाना काम में शुरू कर दिया था। और तब इतना पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा गाँव में होता नहीं था कि मैट्रिक कर ली या ऐसा कर लिया तो बड़ा है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ना उसके बाद हाथ बढ़ाना। उनके पिता का काम कोई परमानेंट काम नहीं था, मतलब ये जो सोडा होता है ना, एक सोडे की मशीन होती है, वो उस तरीके का था जो गर्मियों में बेसिकली ज़्यादा जिसका बिजनेस होता था, और जैसे जैसे सर्दियाँ आती थी तो वो काम ठप पड़ जाता था। अब जो गर्मियों में कमा लिया, जो कुछ इन महीनों में कमा लिया, उससे बाकी महीनों को गुजारा चलता था। और छोटा मोटा इनके पिताजी छोटी सी दुकान थी करियाने की, टॉफ़ीज़ वगैरह की दुकान थी, जो बस ठीक है कितना कमा लेती थी, बस थोड़ा बहुत गुजारा ही हो जाए, कुछ ऐसे ही था। अब ये इनका सिलसिला चल रहा था, और इनकी जब उम्र कुछ 17 वर्ष के आसपास हुई, इन्होंने मैट्रिक कर ली थी, और अब इन्हें इतना पता लग चुका था कि भाई हायर एजुकेशन मेरी किस्मत में नहीं है, घर इतना खर्चा नहीं झेल पाएगा, और मुझे भी कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। गर्मियों में तो हाथ बढ़ा दिया अपने पिता का, लेकिन अब सर्दियाँ जब आएंगी तो फिर मैं क्या काम करूँगा। अब ये काम की तलाश में बात वगैरह करनी शुरू करते हैं। तो कुछ ही दिनों बाद क्या होता है कि इनको जो इनके गांव में दूसरी, मतलब एक सड़क है, इनका जो घर था वो कैसा था, एक चौराहा, चौराहे के एक साइड पे इनका घर था, और जो लड़का है वो उसका दूसरे साइड पे घर था। वो कहता है कि भाई मैंने सुना तुझे काम वगैरह की ज़रूरत है। तो प्रसाद कहते हैं कि भाई है, कहीं पे लगवा दे। कहते देख काम है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो शादियों का सीज़न शुरू है, तो जो पास का शहर है वहाँ पे आमतौर पे तकरीबन हफ्ते में 3 दिन 4 दिन का प्रोग्राम रहा करेगा। मतलब वहाँ पर वेटर वगैरह का काम करना है, कई बार दिन का भी प्रोग्राम हुआ करेगा, लेकिन मोस्टली रात का प्रोग्राम हुआ करेगा। तो खाने वगैरह का तो सिस्टम समझ ले कि भी मिल गया तुझे रात का एक समय का खाना, और थोड़ा बहुत वो भी चल पड़ेगा। नहीं पीते थे ये, दूसरे पीते थे जो भी होंगे, और बाकी
जो टिप वगैरह मिल गई वो तेरी किस्मत, और जो तनख्वाह है वो जितनी इन्होंने सुनी इनके हिसाब से ओवर एंड अबव थी। अब ये ओके कर देते हैं कि भाई ठीक है, मंजूर है मुझे, और शुरू हो जाते हैं। तकरीबन तकरीबन रात के समय का प्रोग्राम होता था, और महीने में कह सकते हैं कि 20 दिन का जो होता था इनका प्रोग्राम होता था, अलग अलग पैलेसेस में जाना। अब इनके जो गांव है ना, इनका गांव मेन रोड पे नहीं था, इनका गांव मेन रोड से काफ़ी आगे जाके था। उसके जो बस है वो मेन हाईवे पे रुकती थी, और उसके बाद इनको पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल वगैरह तो ये कहीं पर खड़ी कर नहीं सकते थे रात के समय में। तो पैदल जाते जाते इनको काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अभी ये 4-5 लड़के होते थे, तो इनको कुछ ऐसा पर्टिकुलरली डर वगैरह का, भय का कोई ऐसा होता नहीं था, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि मदद भी करनी चाहिए तो देख के करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मदद जो होती है वो काफ़ी भारी पड़ जाती है। शायद प्रसाद के साथ ऐसा होने वाला था। अब हर बार की तरह आज की रात भी ये उस हाईवे पे बस से उतरते हैं और अपने गांव की सड़क की तरफ चल देते हैं। थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ रही थी, लेकिन आज की रात बाकी सब लड़कों के लिए एक जैसी थी, लेकिन ये रात प्रसाद के लिए एक जैसी नहीं थी। आज उसके साथ वो होने वाला था जिसकी उसने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। बाकी जो लड़के थे सभी ड्रिंक करते थे, ये ड्रिंक नहीं करते थे। अब वो खुद ब खुद बातें करते करते आगे आगे की तरफ चलते जा रहे थे, और प्रसाद की आज कुछ तबीयत खराब थी। दिन में भी उन्हें कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन काम तो करना पड़ना था, क्योंकि ये कौन सा सैलरी पर जॉब थी, दिहाड़ी पर थी, तो करना ही था। अब वो कुछ धीरे धीरे चल रहे थे, और उनको पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि भाइयों ज़्यादा तेज ना निकल जाना, मेरा भी ध्यान रखना। अब वो उसकी तरफ बिना देखे हाथ ऊपर करते हैं, कोई बात नहीं भाई, आता रहे तो पीछे। ऐसा कुछ कभी इनको कोई महसूस हुआ नहीं कि रात के समय में, हालांकि डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी अकेले तो इंसान अकेला ही होता जब ऐसे सुनसान रास्तों में जाए। और अब जो इनके दोस्त थे वो ट्रैक को पार कर चुके थे, जो रास्ते में एक ट्रैक, रेलवे का ट्रैक आता था। ये अब ट्रैक को पार करने लगते हैं, इनकी नज़र अचानक बिल्कुल साइड पे जाती है। ये देखते हैं कि एक शायद बुजुर्ग महिला है, क्योंकि वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, बाल सफ़ेद उनके दूर से नज़र आ रहे थे, और कुछ उन्होंने ट्रेडिशनल, शायद राजस्थानी ट्रेडिशनल परिधान कुछ इस तरीके का उन्होंने पहना हुआ था। अब वो क्या देखते हैं कि 2 बैग उनके पड़े हुए हैं साइड पे, और ना वो इधर उधर बस थोड़ा सा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 5 मीटर इधर उधर घूमे जा रही हैं धीरे धीरे। इनको ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि भाई रात का समय, कुछ 12-12:30 बजे के आसपास का समय होगा, और इस पॉइंट पे, इस बिल्कुल सुनसान रास्ते पे एक वृद्ध महिला है, 2 बैग हैं, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब ये उसके पास जाते हैं और धीरे से बोलते हैं, माता जी क्या बात होगी, यहाँ पे आप अकेले इस समय। अब जब वो बूढ़ी स्त्री इनकी तरफ देखती है, तो बिल्कुल जो शक्ल थी वो नॉर्मल शक्ल थी, कुछ ऐसा खास कोई ये था नहीं कि कोई प्रेत हो या कुछ भूतनी वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो कहती है, बेटा मैं मुझे 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 ना ट्रेन से उतार दिया। अब ये इधर उधर देखते हैं, ट्रेन से उतार दिया, लेकिन यहाँ तो माता जी स्टेशन नहीं है, स्टेशन तो आगे कुछ जाकर 3 किलोमीटर आगे जाकर स्टेशन है। तो वो कहती, मुझे नहीं बेटा पता, मैं तो जब यहाँ पर देखा तो मुझे इन्होंने ट्रेन से उतार दिया। ये सोचते हैं कि ट्रेन से उतार दिया, कैसे उतारा माता जी आपको। कहते बेटा बस मैं उठी थी और दरवाजे के पास गई ट्रेन के, और अचानक जो ट्रेन है वो रुकी, और उसके बाद उन्होंने उतार दिया। किसी ने उतार दिया। अब इसका माताजी के पास कोई जवाब नहीं था। इनको लगता है कि माताजी शायद बेचारी घबरा गई हैं, और डर के मारे वो कुछ ज़्यादा ना रिकॉल कर पा रही हैं और ना कुछ ज़्यादा बता पा रही हैं। कहते हैं अच्छा माताजी कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, अभी यहाँ पर तो कोई ट्रेन रुकने से, ये तो फाटक है, यहाँ पर कौन सी ट्रेन रुकेगी, ट्रेन तो स्टेशन में रुकेगी। तो वो कहती हैं कि बेटा तू, फिर मैं स्टेशन पर चली जाती हूँ। अब ये हंस के कहते हैं, माताजी क्या बात कर रही हो, स्टेशन यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, आप इतनी बुजुर्ग हैं, और पटरी पटरी पर वैसे भी ट्रेन का कोई पता नहीं, धुंध पड़ रही है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ आप चलिए, गांव चलिए, कोई भी जो सुबह की ट्रेन होगी हम आपको ट्रेन पे चढ़ा देंगे। ऐसे में आप भी मेरी माँ समान है, और मैं आपको ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकता।
तो वो जो बूढ़ी औरत है वो कहती है कि कहाँ लेके जाओगे बेटा? तो वो कहते हैं कि आप घर आ जाइए, मेरे घर आ जाइए, वहाँ पे आप आराम कीजिए, खाना वगैरह खाइए। ये देखिए ना, मेरे पास भी खाना है, मैं शादी से आया हूँ, मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ भी खाएंगे आप। और जैसे ही मिठाई की बात सुनती है वो औरत, वो बड़े अजीब से तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। वो बोलना शुरू कर देती है, तुम तुम कह रहे हो कि तुम मुझे अपने साथ घर लेके जाओगे पक्का? ये सोचते हैं कि पक्के वाली क्या बात है माता जी, आप परेशान लग रही हैं और मुझे आपको मदद करनी चाहिए, भाई हमें घर वालों ने यही तो सिखाया। तो वो कहती है सोच लो, बाद में पलट नहीं सकते। अब जब ये बात दोबारा ऐसी बात दोहराई जाती है तो इनको थोड़ा सा शक होता है कि भाई ये ऐसा कैसे बोल रही हैं। तो कहते हैं माता जी कोई बात नहीं। फिर दोबारा इनके मन में आता है कि भाई हो सकता है परेशानी की वजह से हो गया हो। तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं माता जी, आप आराम से घर चलिए, आगे कुछ ही दूरी पर मेरे दोस्त हैं, लाइए मैं आपका बैग उठा देता हूँ। तो वो माता बैग ऐसे उठा लेते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, बैग मैं उठा के चलूँगी बेटा। तो ये कहते हैं माता जी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, आपके बेटे के होते हुए आप बैग उठाएंगी? मैं उठाता हूँ। वो उनसे बैग नीचे रख देती है। अब वो बैग उठा रहे हैं, प्रसाद बैग उठा रहे हैं और उनसे बैग नहीं उठाया जा रहा। इतना भारी बैग, जैसे उस बैग में कपड़े ना होके पत्थर भरे हों। ये इनको लगता है कि शायद मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि भाई हल्का ही होगा, तो इंसान कम जान लगाता है। अब ये अपनी थोड़ी सी जान ज़्यादा लगाते हैं और बैग को उठाने की कोशिश करते हैं और बैग फिर नहीं उठता। अब ये हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि कुछ ही सेकंड पहले एक वृद्ध औरत, जिसकी उम्र ना ना करते भी 80 के आसपास तो होगी, झुकी हुई कमर, बाल पूरे सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, वो उस बैग को ऐसे उठा रही है कि जैसे इसमें कुछ पत्थर नहीं बल्कि नॉर्मल कपड़े होंगे हल्के फुल्के। और जब मैं इस बैग को उठा रहा हूँ, उठाना तो दूर की बात, मुझसे तो ये बैग हिल भी नहीं रहा। अब ये सोच में पड़ते हैं, इनको कुछ खटकता है कि भाई जो कुछ भी है ठीक नहीं है। तो ये बड़े धीरे धीरे उस माता की तरफ देखते हैं। अब माता का चेहरा पहले जैसा था ही नहीं। ऐसा लगा था कि यहाँ से कुछ चीज़ कट कर गई है और उसका चेहरा तो फाड़ हुआ हुआ था। ये देख के ये अचानक से पीछे की ओर झटका खा के गिरते हैं, इनकी चीख निकलती है, कौन है? अब वो हंसते हुए कह रही है, अब तो मैं तेरे घर जाऊंगी बेटा, तूने कहा था कि तू लेके जाएगा। बस ये आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, जल्दी से उठते हैं और भागते हैं अपने दोस्तों की तरफ, उनको आवाज़ लगाते हुए भागते रहे, कहाँ गए भाइयों कहाँ गए? जल्दी से भागते हैं और उनकी तरफ पहुँचते हैं। जब उनके पास पहुँचते हैं, हड़बड़ाहट में इनका बुरा हाल हुआ होता है। और जैसे ही पहुँचते हैं, इनके दोस्त क्या हो गया भाई, क्या देख लिया? ये कड़ी दर कड़ी सिलसिलेवार जो भी कुछ होता है वो सब कुछ इनको बताते हैं कि भाई ये सब कुछ कांड हुआ मेरे साथ। और जब इनके दोस्तों के साथ ये बात की जाती है तो इनको यकीन ही नहीं आता कि भाई सच बोल रहा है। तो ये कहता भाई सच्ची बोलूँगा। जैसे ही इनके दोस्त ये बात सुनते हैं, वो पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं भाई कुछ नहीं है, तुझे वहम हुआ होगा, पी हमने है और बिहेव ऐसे तू कर रहा है कि जैसे तूने पैग लगाए हैं। अब प्रसाद कहते हैं भाई सच कह रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे सच में एक ऐसी औरत दिखी, ये हुआ जो मैंने सारी बात आपको बताई है। अभी ये बहसबाजी चली रही थी कि किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बूढ़ी औरत हंस रही है। ये आवाज़ ना सिर्फ प्रसाद ने सुनी बल्कि उन 4-5 जितने भी लड़के थे उन्होंने भी सुनी। जैसे ही ये सब भी आवाज़ सुनते हैं तो सब की उतर जाती है। अब ये भागते हैं, ये भी भागते हैं, तब तक भागते हैं जब तक इनके गांव का जो मेन सड़क होती है गांव की, वो नहीं आ जाता। बस इनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि सामना सामना तो इनका ही हुआ था। ये तो बिल्कुल जब उस चौराहे पर आते हैं तो हाँफने लग पड़ते हैं और हाँफते हाँफते कहते हैं भाई मुझे घर छोड़ाओ, मुझसे नहीं आगे जाया जाएगा। इनका जो एक दोस्त है इनको घर छोड़ कर आता है, इनकी जब माँ देखती है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है कि भाई क्या हुआ इसके साथ। तो फिर ये धीरे धीरे सब कुछ बताते हैं। तो इनकी माँ बोलती है कि बेटा कोई वहम लग गया होगा तुझे, ऐसा कई बार होता है, तू ठीक नहीं है ना आज, उसकी वजह से हो सकता है कि तुझे कुछ ऐसा महसूस हो, थका भी हुआ है। तो ये सारी बात जब बता देते हैं, ये अपनी बात पर अडिग थे कि
मैंने माँ वो सब कुछ ऐसा देखा है, मुझे मुझे पता नहीं आप क्यों नहीं विश्वास कर रही। शायद इनकी माँ विश्वास कर भी रही हो, लेकिन अपने बेटे को तसल्ली देने के लिए वो इस चीज़ को दरकिनार कर रही हो भी सकता है। अब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, माँ कहती हैं कि मैं बेटा कोई बात नहीं, मैं बेटा खाना बनाती हूँ, तू खाना खा, आराम से खाना खा और उसके बाद तू सो जा। कहते हैं नहीं नहीं माँ, खाना मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप ये खाना मुझे यही दे दीजिए, बना बनाया आप खिचल करेंगे। अब इनकी माँ जब खाने की थैलियाँ निकालनी शुरू करती है तो उसमें से मिठाई निकलती है। अब जैसे ही मिठाई की तरफ माँ देखती है तो अपने माथे पर हाथ मार लेती है। अब ये कहते हैं कि क्या हुआ माँ? तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं, तो मिठाई नहीं बेटा रात को लेकर घूमते, खाकर भी नहीं घूमते, तो मिठाई लेकर घूम रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आसपास होती हैं, तो हो सकता है तुझे उसी चीज़ की ऊपरी हवा होगी हो, लेकिन आगे से कभी भी मिठाई जो है वो तूने नहीं अपने साथ लेके जानी, रात के समय में खासकर। ठीक है, बात आई गई होगी। अब ये खाना खाते हैं, लेकिन इनके कानों में एक ही आवाज़ घूम रही थी कि वो कहती है कि तूने कहा है, तूने वादा किया है कि तू अपने साथ घर लेकर चलेगा। अब इनको इसी बात का डर था कि कुछ ऐसा ना हो कि इनके घर में कोई आफत आ जाए। हालांकि ये इस उम्मीद से सोते हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन क्या सच में ऐसा नहीं होने वाला था? परमात्मा जाने। रात का समय चल रहा था, तकरीबन तकरीबन 1:30-2 बजे 2:30 बजे तक तो ये सेटल हुए, सब कुछ खाना वगैरह खाया और ये सोने चले जाते हैं। कुछ समय बाद इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके सर को कोई सहला रहा है। अब जो उठते हैं, पहले तो इनको लगता है कि शायद माँ होगी, वही परेशान होगी, तो इनकी आंखें अभी सही तरीके से खुली नहीं होती और ये फिर सोने की कोशिश करते हैं और धीरे से कहते हैं माँ आप भी सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बीतते हैं, एक हंसी की आवाज़ जैसे ही इनके कानों में पड़ती है, मानो जैसे इनकी नींद काफूर हो जाती है। ना ही सिर्फ इनकी नींद काफूर हो जाती है, बल्कि इनके शरीर की रग रग कांप उठती है, क्योंकि ये हंसी बड़ी जानी पहचानी हंसी थी। अभी कुछ ही घंटे पहले एक ऐसे ही खौफनाक हंसी से इनका वास्ता पड़ा था। ना ही सिर्फ खौफनाक हंसी से इनका वास्ता पड़ा था, बल्कि जो हंस रहा था या हंस रही थी उसको भी इन्होंने साक्षात देखा था, और कटा हुआ चेहरा। जैसे ही ये ऊपर की तरफ देखते हैं, सेम वही चेहरा इनको दिखाई देता है। ये एकदम से उठते हैं और चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। इनकी चीखों से सारे का सारा घर हिल जाता है। देखते देखते इनके पिताजी, माताजी, इनकी छोटी बहन, इनके चाचा चाची जी, उनके बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हुआ। अब ये कह रहे हैं कि वो माँ, मैंने आपको बताया था ना, वो बुढ़िया फिर आ गई घर पे, वो मैंने उसको देखा है, वो बिल्कुल ऐसे ही उसका कटा हुआ चेहरा। अब इनकी माँ कहती है कि बेटा तू क्या कह रहा है, तो कौन सी बात कर रहा है, तुझे तो हमने कहा है ना कल हम तुझे किसी पंडित जी के पास, किसी विद्वान के पास ले चलेंगे। अब तू बेटा सो जा, मैं तेरे साथ लेट जाती हूँ, ठीक है, मैं तेरे साथ लेट जाती हूँ, तू चिंता मत कर। तो थोड़ी देर तक सेटल उनको किया जाता है और बाकी जितने भी घर वाले हैं वो चले जाते हैं। अब इनकी माँ कहती है मैं तेरे साथ लेट जाती हूँ। जो इनकी खिड़की थी, खिड़की के बिल्कुल सामने जो वो चौराहा था जिसकी मैंने बात की थी, वो नजर आता था। अब ये सोने के लिए जैसे ही लेटते हैं, इनको बिल्कुल सामने अपनी खिड़की के वो चौराहा नजर आता है। जो शीशा था, शीशा बंद था और थोड़ी थोड़ी ओस पड़ी हुई थी, उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ऐसा नहीं था। तो ये जो दरवाज़ा है खिड़की का, खिड़की खोलते हैं, देखते हैं वही औरत इनकी तरफ देख के बस ऐसे ऐसे सर हिला रही थी। और जैसे ही ये फिर से नज़ारा देखते हैं, कहते हैं माँ देखो देखो, मैं सच कह रहा हूँ, वो देखो वो औरत खड़ी है। अब माँ इनकी देखती है चुराहे की तरफ, कहती है नहीं मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही बेटा। अरे क्या हो गया बेटा तुझे, तुझसे हाथ जोड़ के कहती हूँ बस सुबह तक का इंतजार कर ले, सुबह किसी के पास लेकर जाते हैं, सो जा, चल अब सो जा। अब इनकी माँ थोड़ी सी ज़बरदस्ती इनको नीचे बेड पर लेटाती है। जैसे ही खिड़की बंद करने लगती है, एक खौफनाक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है प्रसाद को। अब ये आवाज़ जो थी ना सिर्फ प्रसाद को सुनाई देती है, बल्कि इनकी माँ को भी सुनाई देती है। उनका भी जैसे रोम रोम कांप उठता है। अब प्रसाद कहता है माँ देखो वो आवाज़। माँ कहती है मैंने भी सुनी बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू सो मैं देखती हूँ। ये खिड़की बंद करके आगे पर्दा कर देती हैं, जल्दी से भाग के जाती हैं मंदिर से, जो घर में बनाया था वहाँ से गंगा जल उठाती हैं, हनुमान चालीसा उठाती हैं और बिल्कुल सिरहाने रख देती हैं बेटे के। वो रात अब जैसे तैसे गुजर जाती है। अब अगले दिन जब ये उठते हैं, काफ़ी लेट उठते हैं
और थोड़ा सा इनका हालत तो पहले ही दिन के समय में भी ख़राब थी, अब कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब इनके जो दोस्त थे, उनका पता लगता है कि सभी के सभी जो दोस्त हैं वो भी बीमार पड़े हैं, सबको बुखार है, तेज़ ज्वर है। अब कोई पूरी तरह बात करने का भी नहीं। अब इनकी माँ सुबह अपने पति को, इनके यानी कि पिता को, बाकी सब घर वालों को बताती है कि रात को ऐसा कुछ हुआ था, और मैंने तो उसको टालने की कोशिश की कि होती है, हमें भी चीज़ों का पता होता है, लेकिन बात कुछ ज़्यादा गंभीर है, हम किसी किसी पंडित जी के पास इसको लेके जाते हैं। तो इनके पिताजी कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा तो दोबारा बोलना, क्या बात कर रही थी, किसकी किस क्या क्या बुढ़िया दिखी तुझे? तो ये कहती हैं कि ऐसे ऐसे सारा बताया कि उसका जो फेस कटा हुआ था। तो कहते तू रुक जरा, 2 मिनट रुक। अब ये ना बाहर घर की तरफ जाते हैं और कुछ समय बाद आते हैं। तो ये कहते हैं कि ये प्रसाद जो बोल रहा था ना, ये सब कुछ ठीक बोल रहा था। कहती है आपको कैसे पता? अरे मैंने तुझसे कहा था ना मैं हो के आता हूँ। दरअसल जब हम सुबह बैठे हुए थे सभी मर्द, तो पता लगा था कि एक जो ट्रैक है, ये ट्रैक जो सा है जहाँ से फाटक से कुछ ही आगे एक लाश मिली है किसी बुढ़िया की, और 2 उसके बैग थे, और ट्रेन से शायद कट गई थी, हो सकता है कि चलती ट्रेन से गिर गई हो और पता ना लगा हो, कई बार हो जाता है बुजुर्गों को बेचारों को। तो मुझे लगता है कि ये उसी की आत्मा है। अब जब ये बात इन्होंने सुनी, फिर तो किसी तरीके के कोई शको गुमा किसी तरीके करा ही नहीं गया कि भैया जो बोल रहा था बिल्कुल प्रसाद ठीक बोल रहा था। अब ये गए पंडित जी के पास, पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे एक धागा देता हूँ, काले रंग का धागा देता हूँ, तू अपने गले में धारण कर और कोशिश कर कि उस रास्ते से ना जा। वैसे तो मैंने तुझे धागा दे दिया, फिर भी तू कोशिश करना, लेकिन अगर जाएगा भी तो कोई ऐसी बात नहीं, बस बहुत ज़्यादा इधर उधर का ध्यान मत देना, अब तेरे पास कुछ ऐसा नहीं होगा। खैर इनको थोड़ी सी तसल्ली होती है। अब ये अपने काम पर एक आधा दिन छोड़ के जाते हैं दोबारा। रात का समय था, फिर बस उतरती है उसी हाईवे पर। ये अपने 4-5 दोस्तों के साथ उतरते हैं, और जैसा नॉर्मल इनके जो दोस्त थे उन्होंने ड्रिंक वगैरह की थी, लेकिन ये नहीं करते थे। अब ये चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। इस बार ये वो गलती नहीं कर रहे थे जो इन्होंने पहले की, यानी कि पीछे छूट गए। साथ के साथ चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक से इनको आवाज़ आती है, बेटा प्रसाद तू घर नहीं लेके जा रहा, वादा किया था। अब जैसे ही ये पीछे मुड़ के देखते हैं, देखते हैं कि वही औरत कटा हुआ चेहरा इनकी तरफ देख के ऐसे सर हिला रही है। बैग वैसे ही पड़े थे। इनकी मानो चीख निकल जाती है। इनके दोस्तों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इनको नज़र आ रहा था। ये अचानक देखते मेरा धागा, धागा तो था ही नहीं, धागा कहाँ पे गया? अब एकदम आता, अरे भाई मैंने शर्ट चेंज की होगी, जब टी शर्ट उतारी होगी तो कहीं, अरे भाई वहीं तो नहीं गिर गया। अब जो प्रोडक्शन के पास थी वो तो फिर से गायब हो चुकी थी। अब ये दोस्त हैं, वो कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ? प्रसाद कहता है वो देखो वही औरत, वही औरत। इनको औरत कोई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब वो हंसती है तो फिर से हंसी सुनते ही जैसे मानो पांचों के पांचों भाग खड़े होते हैं। कुछ समय के लिए वो भूल ही गए थे कि प्रसाद भी है। अब प्रसाद को ना जाने क्या होता है, लकवा मार जाता है, क्या होता है, अचानक से वो गिर पड़ता है और उसके बाद बेहोश। शायद कुछ समय तक जब इनके दोस्त आगे भागे हों तो फिर इनको रियलाइज होगा कि भाई हमारा भाई तो पीछे रह गया। ये दोबारा से आते हैं, देखते हैं देखते हैं प्रसाद बेहोश पड़ा हुआ था, उसको लेके जाते हैं, और जब उसकी होश खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में देखते हैं कि चलो माहौल अब ठीक है। तो बड़ी बुरी हालत थी, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि ऑलमोस्ट पैरालाइज इनको हो चुका था। रिकवरी होती है, फिर अब पंडित जी के पास जाया जाता है और कंप्लेन भी की जाती है कि पंडित जी ऐसा ऐसा धागा तो चलो शायद हो सकता है कि उस लिफाफे में ही हो जहाँ पर इन्होंने अपनी टी शर्ट रखी थी, अब मिल नहीं रहा। तो पंडित जी अब ध्यान लगाते हैं, और जैसे ही वो ध्यान लगा के आँख खोलते हैं तो वो प्रसाद को कहते हैं बेटा एक बात बता, तूने उससे कोई वादा किया था? प्रसाद कहता वादा तो नहीं किया था पंडित जी मैंने उसको, मुझे क्या पता था कि वो प्रेतनी है। मैंने तो बस ये कहा था कि मेरे साथ चलो माता जी, आप रात को यहीं पे रुकना, घर पे रुकना, और उसके बाद आप चली जाना। पंडित जी कहते हैं बेटा गलती करती, बहुत बड़ी गलती करती है। जो ये प्रेतनी है, जैसे आपके पिताजी ने बताया कि ट्रेन से गिरी, हो सकता है कि बेचारी
अचानक से ट्रेन से गिरी है, वो उस कंडीशन में फ़िलहाल नहीं है कि जिसमें वो खुद को महसूस कर रही हो मरा हुआ, और अब वो भटक रही है किसी ठिकाने के लिए। उसका सफ़र अधूरा है, ट्रेन पर वो चढ़ नहीं सकती, उसको एक ठिकाना चाहिए और तूने गलती से उसको ठिकाना दे दिया है। वो किसी कारणवश घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत दिन ऐसा चलेगा नहीं। एक बार उसने घर के अंदर एंटर कर दिया तो फिर आपका घर तो गया, और उससे भी बड़ी बात आप तो गए, क्योंकि जिस पर ये चीज़ हावी होती है उसको तो जान लेकर छोड़ती है। अब इनकी माँ तो बस रोने लग पड़ती हैं, पिता भी परेशान हो जाते हैं कि भैया अब घर पहले से ही जो तंगहाली में बिता रहे हैं, अब घर कैसे बदलें, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो एक सोल्यूशन तो है, वो ये है कि इसको एक मैं धागा देता हूँ जिसकी वजह से ये इसका पीछा नहीं करेगी, नहीं तो ये जहाँ पर भी जाएगा वो उसके पीछे जाएगी। और दूसरा जो है वो एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जो बेटा है आपका, इसको ये गांव छोड़ना पड़ेगा। कम से कम इस गांव के 200-250 किलोमीटर आसपास ये होना नहीं चाहिए। और जब भी ये गांव आएगा, दिन के समय आएगा, दिन के समय चला जाएगा, रात के समय यहाँ पे रुक नहीं सकता, नहीं तो फिर वो उस पर हावी हो जाएगी। अब जब ये बात सुनते हैं तो भाई वो परेशान तो होते हैं कि भाई अभी बेटा 17 16 17 18 वर्ष का बेटा है, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, लेकिन अब मजबूरी थी, जान की भी हानि थी और माल की भी हानि थी, घर की भी। इसकी वजह से फिर आनन फानन में इनको शहर छोड़ना पड़ा, और पहले दिल्ली आए, दिल्ली आके कुछ देर काम किया, फिर दिल्ली में शायद इनकी मुलाकात किशन के पिताजी से हुई, वो इनको करनाल ले आए, करनाल में फिर ये ड्राइवरी करने लग पड़े, और तब से ये इनके पास ही हैं। और गांव में गए हैं कुछ वक्त के लिए, क्योंकि फिर कुछ सालों में तो अभी नहीं था, तो फिर गांव में जाना पड़ता था। फिर इन्होंने गांव छोड़ दिया और किसी दूसरे गांव में चले गए, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था, लेकिन डर के मारे वहाँ पर भी ज़्यादा रुकते नहीं थे। ये किस्सा था प्रसाद का। जब ये किस्सा सुना रहे थे, जैसे जैसे वो सब इमेजिन कर रहे थे, उन सब के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे, क्योंकि ये जो पहले किस्से कह रहे थे वो किसी के किस्से थे कि मैंने सुना उसके साथ ऐसा हुआ, मैंने देखा उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे जिसके साथ हुआ वो उनको ये किस्सा सुना रहा है। और इसके बाद जैसा मैंने कहा कि सुंदर दिखने वाले पहाड़, सुहावना मौसम भी अब इनको काट खाने को दौड़ रहा था, और बस ये इस चीज़ की दुआ कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी ये निकल जाएं इन पहाड़ों से, क्योंकि बातें कुछ गंभीर हो चुकी हैं, और ऐसा ना हो कहीं कि सच में कोई हमारे पीछे पड़ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो हाँ, इसमें आप सोचेंगे कि भाई ट्रेन थंबनेल, खूनी ट्रेन, खूनी ट्रेन उस बुढ़िया के लिए तो थी। सो जैसा मैंने कहा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको किस्सा। एक ऐसी पहेली है जो सुलझ नहीं सकी, ये मुझे किसी ने भेजी थी। अब लोकेशन के बारे में तो नहीं पता, और जो जगह है मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली, ऑल्दो मैंने उनको 4-5 बार मैसेज किया कि प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी जगह है। मैं प्रॉपरली उस जगह के बारे में तो नहीं बोलूँगा। एग्जांपल के तौर पर कि जैसे मानो पंजाब में मेरा शहर बटाला है, तो मैं पंजाब बोल दूँगा, पंजाब में कहीं पर भी जगह हो सकती है, बटाला पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगा। लेकिन उनका बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जो उन्होंने किस्सा बताया, ये भी नहीं बताया कि उनके साथ हुआ क्या हुआ, लेकिन ये किस्सा इतना दिलचस्प था और इतना अजीब था कि मुझे लगा कि ये मुझे बयां करना चाहिए, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हॉरर है और साथ के साथ एक मिस्ट्री भी। अब इंडिया का मान के चलें तो इंडिया में हम किसी एक जगह की बात करते हैं जहाँ पर ये है कि झील है, झील भी झील नहीं कह सकते, एक बड़ा तालाब। तो जिन्होंने भी किस्सा भेजा उनका कहना है कि किस्सा एक पुलिस ऑफिसर का है, और पुलिस ऑफिसर अपनी रिटायरिंग एज के आसपास था। अब उससे पहले इनकी एक ट्रांसफ़र की नोटिस आता है, और ट्रांसफ़र का नोटिस जब वो शहर का नाम देखते हैं तो एक बार वो हिल जाते हैं।
अब वो अपने ऑफिसर से दरख्वास्त करते हैं कि सर मुझे प्लीज़ इस शहर में मत भेजिए, नहीं तो मैं फिर इस्तीफ़ा दे दूँगा। जो इनका ऑफिसर है वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि मतलब भाई तू तो पहले इस शहर में काम कर चुका है ना, और ये शहर क्या कस्बा है, तो ये तो बड़ा शांत कस्बा है, कहीं कोई विरला विरला गुनाह कोई हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो ठीक है, तो तुझे तो अच्छा मिल रहा है, और तुझे क्या चाहिए। लेकिन कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए मैं उस जगह पे नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आप मेरी ट्रांसफ़र या तो रुकवा दीजिए या कहीं और कर दीजिए, इससे दुगनी तिगनी चुगनी जगह पे कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे नहीं। अब जब ये बात सुनते हैं तो हैरान इनके सीनियर हो जाते हैं कि भाई बड़ा पागल बंदा है, कुछ साल इसकी रह गए हैं रिटायरमेंट में और ये इतना रिस्क ले रहा है। वो कहते हैं भाई बता तो सही हुआ क्या, चल ठीक है मैं तेरी कराता हूँ, बता तो सही क्या हुआ। तो ये फिर किस्सा बताते हैं कि जब ये इससे पहले गए थे, तो जैसा आपने कहा कि बड़ा एक शांत सा इलाका है, छोटा सा शहर है, कस्बा ही है, और कोई क्राइम रेट भी बहुत कम, मतलब बिरला बिरला कोई थोड़ी बहुत लड़ाई दुकानदारों की आपस में हो गई, होमिसाइड हो गया, कुछ इस तरीके का हो गया, कुछ इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं। कहते मैं भी बड़ा खुश हूँ कि भाई ये तो बड़ी अच्छी जगह। उस शहर में जैसा मैंने कहा कि एक तालाब है, बड़ा तालाब है, तो उस तालाब की खासियत थी कि उस तालाब के ना आसपास कुछ घर बने हुए थे जो वीरान थे, खंडर थे। इनको भी पता था कि वो खंडर है। कई बार क्या होता था कि ये रात के समय में जब पेट्रोलिंग करते थे तो उस समय वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी करते थे, और बस मतलब ठीक है, अच्छा लोकेशन थी, तो कुछ समय बिताते थे वहाँ पे। लेकिन कहते हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि ये उसी जगह पे खड़े थे, तो जैसा मैंने कहा कि भाई सामने दूरी पर खंडर घर थे। अचानक से क्या होता है कि ये अपने साथी के साथ बात कर रहे थे, तो अचानक से इनका ध्यान जाता है कि एक घर में अचानक से जो रोशनी है वो प्रज्वलित होती है, मतलब लाइट नहीं जलती, रोशनी जैसे कोई दिया हो, मोमबत्ती हो। इनको बात बड़ी अजीब लगती है कि भाई खंडर घर में कैसे कोई आ गया, इनको लगता है कोई चोर वगैरह तो नहीं है, कोई किसी ठिकाना तो नहीं बनाया। ये कहते चलो चलते हैं, अपने जो सिपाही है उसको साथ लेके चलते हैं। जब वो जाते हैं तो नेचुरली बात है, घर वगैरह तो बंद होगा, तो एक जो खिड़की है उसको तोड़कर अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि दिए, जहाँ से दिया या कुछ भी रोशनी जल रही है उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक कमरा है, उस पर उसमें एक दिया जला हुआ, दिया या मोमबत्ती कुछ जला हुआ, ये क्लियर इन्होंने किया था, बस मतलब लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और वो दीवारें जो थी उस कमरे की, उसमें मतलब लाल रंग से पता नहीं कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जो इनकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ कागज़ बिखरे पड़े थे, और उस कागज़ों में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि मुझसे निकल जाओ नहीं तो दोनों मरेंगे। ये बात बड़ी अजीब लगी थी, और तकरीबन हर चौथे पांचवें पेज पर ये बात लिखी हुई थी। ये सोचते हैं कि भाई ये कोई पागल बोल, लेकिन एक बात, ये चलाई किसने चीज़ अभी ताज़ी ताज़ी लग रही है, तो ये जो भी है यहीं पे होना चाहिए। इसको तो बाद में देखेंगे कि अंदर का चीज़ जो सब कुछ सीन क्या है, ये तो बाद में हम करेंगे। अब ये अपनी टॉर्च जलाते हैं, देखते हैं कि पैरों के निशान इनको नजर आ रहे हैं, यानी कि इनके अलावा कोई और भी है। अचानक से इनको हलचल सुनाई देती है, ये देखते हैं कि दूसरी तरफ से कोई भागा है। अब ये देखता है और रुक रुक जैसे पुलिस वाले बोलते हैं, और उसके पीछे होते हैं, और वो देखते हैं कि कोई चीज़ भागी जा रही है आगे, और वो देखने में बड़ी लंबी लग रही है, मतलब 6 सवा 6 से ज़्यादा की होगी, कोई इंसान जो भी होगा। और जो वो हिस्सा था उसके आगे ग्राउंड था बहुत बड़ा, एक तरफ तालाब था, एक तरफ ग्राउंड था, तालाब फिर आगे घूम के उस ग्राउंड को कवर कर लेता था, और ग्राउंड फिर दूसरी तरफ चले जाता था। अब वो इसके पीछे भाग रहे हैं, वो भी भागे जा रहा है, ये पीछे आवाज़ दे रहे हैं, अरे भाई रुक रुक, ये तो फायर कर दूंगा। लेकिन वो इसकी आवाज़ सुन, इन दोनों की बात सुन नहीं रहे थे, सिपाही और इनकी बात सुन नहीं रहे थे। और क्या होता है कि वो जो आदमी था, जो भी था, भागते भागते एकदम से छोटा सा जंप करता है इनके सामने, और बिल्कुल नीचे होता है, और एकदम धुआं निकलता है, सब गायब, सब कुछ गायब। ये जल्दी से भागते हैं, देखते हैं कहाँ गया भाई, हमने टॉर्च वगैरह की रोशनी की थी, हमारे सामने थोड़ी सी उसने जंप की और नीचे हुआ, ना उसके कोई निशान है यहाँ पर, कोई देख भाई वो गड्ढा गुड्ढा तो नहीं है, कोई ठिकाना तो नहीं बनाया। ये सब कुछ देखते हैं, कुछ नहीं था। अब ये भाई डर भी चुके थे कि भाई इनके सामने ये क्या, इन्होंने सीन देख लिया। और दूसरा जो मैंने आपको कहा है कि भाई ये मिस्ट्री होगी, ये जल्दी से इन्फॉर्म करते हैं वॉकी टॉकी से, और जो भी इनके ऑफिसर है वो कहते हैं भाई सुबह देखेंगे अब क्या है।
अब सारी रात इनको नींद नहीं आती होगी, जैसे सुबह होती है जल्दी से डॉग स्क्वाड वगैरह लेकर बाकी लेकर कमरे के अंदर जाते हैं। और जो वो लाल रंग का था वो पेंट नहीं था, वो खून था, खून से, और वो भी पुराना नहीं, ताज़ा खून था, जैसे कल या परसों की बात हो। और जो रोशनी का सोर्स था वो भी ताज़ा ही था। पेज वगैरह ये करते हैं, ऐसा सब कुछ ये करते हैं। अब जो डॉग स्क्वाड है उसको लेकर जाया जाता है जहाँ से वो भागा था। जहाँ से वो भागा था उस तरफ जाते जाते वो कुत्ता बिल्कुल वहीं पर आकर, उसी पॉइंट पर आकर रुकता है जहाँ पर वो आदमी गायब होता है। और वहाँ पर वो भी कुत्ता भी कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ इससे आगे कुछ नहीं है। तो ये बात तो साबित हो चुकी थी कि जो भी है यहीं पर है। ये अच्छे तरीके से सब बॉम्ब स्क्वाड वगैरह से सारा स्कैन भी कराते हैं, थोड़ी बहुत खुदाई भी करवाते हैं कि हो सकता है कोई ठिकाना वगैरह हो, कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो भी गायब हुआ था सामने, सच्चाई सामने बिल्कुल हकीकत में तो हो चुका था। लेकिन अब इन दोनों को, यानी कि उस सिपाही को भी और इनको भी बड़े अजीब से सपने आने लग पड़ते हैं। रात के समय में इनको वही आदमी भागता हुआ नजर आता है। जैसे ही वो गायब होता है, ये देखते हैं अचानक से इनके बिल्कुल सामने आ जाता है, और उसकी शक्ल इतनी डरावनी कि जिसके बारे में ये परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये आपस में बात करते हैं और ये दोनों आपस में कन्फर्म करते हैं कि भाई हम दोनों को सपने आ रहे हैं। अब इन दोनों, उन सिपाही और इनकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमसे काम नहीं यहाँ पे हो रहा, तो उनकी जो ट्रांसफ़र है फिर हो जाती है। अब इनकी जब ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर ये अपने वही सिपाही से बात करते हैं कि तुझे सपने आ रहे हैं। ये कहते हैं नहीं। ये कहते हैं खुद भी इनको सपने नहीं आते, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर ये एक बार प्लान बनाते हैं कुछ महीनों बाद कि ऐसा करते हैं, हम एक दो दिन वहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं कि हमारा वहम था, वो सपने, या फिर ऐसे ही है। अब ये फिर उसी जगह पे जाते हैं, उसी शहर कस्बे में जाते हैं, एक आधा दिन रुकते हैं। रात को इन दोनों को फिर वही सपने आते हैं। साइकोलॉजिकल है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो जो केस है वो भी ऐसे कैसे ही, वो पेजेस कहाँ से आए, वो खून क्या था, किसका था, किसी को कुछ नहीं पता। वो आदमी, वो प्रेत, वो कहाँ गायब हो गया, कुछ नहीं पता। इसलिए ये कह रहे थे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि गए तो फिर से वही सपने इनको आएंगे और उसको वो झेल नहीं पाएंगे। और जब अपने सीनियर को बात बताई, अब सीनियर ने पहले पता कराया कि भाई जो कुछ ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, पता था कि कुछ साल पहले जब ये थे पोस्टिंग में ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है। फिर इनका सारा बैकग्राउंड पता कराया कि क्या कुछ इन्होंने ऐसे केसेस और जगहों पर भी रिपोर्ट कराए हैं, तो आया कोई नहीं कराए। तो फिर ये तो हो गया कि भाई दिमागी तौर पर ये बंदा ठीक है, तो जो कुछ कह रहा है चलो ठीक है, अब रिटायरमेंट की उम्र के आसपास क्यों किसी को हरास करना, इनकी बात मान ली गई। लेकिन वो राज आज भी राज ही है। क्या पता आपने अगर ये किस्सा कहीं सुना हो तो ज़रूर बताना। मतलब मैंने कहा ना कि मुझे एक ओपन फॉर्म में किसी ने भेजा था, उसके बाद उसने कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं किया, तो मैं कह नहीं सकता कि भाई क्या, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने आपको सुना दिया। सो उम्मीद है कि ये भी किस्सा आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ के साथ ही अगर आप भी चाहते हैं अपने किस्सों को भेजना तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और साथ के साथ इंस्टा आईडी है। चाहे लिख कर भेज सकते हैं, चाहे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और चाहे अगर आप बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। साथ के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का मिलेगा लिंक। कम्युनिटी लिंक में जाकर आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बातें होती हैं हमारे जो व्यूअर्स उनके बीच में भी, और साथ के साथ ही मुझे इंस्टा पर 2-3 मैसेजेस आए हैं। जो पिछला पॉडकास्ट हुआ था जिसमें एक रविंदर जी हैं, रविंदर ठाकुर जी हैं, तांत्रिक, और उन्होंने कहा था कि हमें कुछ प्रॉब्लम है और हमें उनसे कुछ सलाह लेनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप शुरू शुरू से ही उनका रास्ता पकड़ लेंगे तो फिर आपको कोई रास्ता पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक कह सकते हैं कि ऑफिशियल कह सकते हैं सनातन में माध्यम है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली तौर पर प्रमोट नहीं करता, और ना ही मैंने उस वीडियो में भी प्रमोट किया था। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आप प्लीज़ अपनी समझबूझ से ही आप कॉन्टैक्ट किया। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि आपको सोल्यूशन मिल जाए तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं करता इस चीज़ को, सपोर्ट नहीं करता और ना ही एंडोर्स करता हूँ। वहाँ पर भी नहीं एंडोर्स करता किया था। सिर्फ हाँ ये है कि भाई अब किसी समस्या का हल क्या पता किससे निकल जाए, इसी उम्मीद में मैं प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को भी जगह देता हूँ ताकि किसी की समस्या का हल निकल जाए। लेट्स से जैसे जो गुंजन जी को मैंने 3 बार इनवाइट कर लिया है, उनका पॉडकास्ट ऑलरेडी पड़ा भी है, तो कुछ मुझे फीडबैक बड़े अच्छे आए कि हमारी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी और उनका सोल्यूशन हो चुका है, तो मुझे खुशी हुई। तो प्लीज़ आप
मतलब समझ-बूझ से, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, ठीक चल रहा है, कुछ हाई डिमांड्स नहीं हो रही, कुछ गलत नहीं है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन पर्सनली तौर पर मैं थोड़ा-सा इग्नोर ही करता हूँ, बस। जो हमारा ऊपर पिता बैठा हुआ है, उसको सबको उसको पता है कि हमने क्या किया है और उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा। आपको भी पता है आपने क्या किया है, आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो बस चुप करके हाथ जोड़िए, आँखें बंद करके उनका सिमरन कीजिए कि पिताजी बख्श दो, बस सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ज़िंदगी है, अप डाउन चलता रहता है, मैं यही कहूँगा। सो आज का एपिसोड इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।